या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं डॉक्टर शोभा पांडे, विभागाध्यक्ष, संस्कृत विभाग, महिला कॉलेज, डालमिया नगर। आज स्नातक खंड 3 प्रतिष्ठा के षष्ठ पेपर के लिए भाषा विज्ञान पर चर्चा प्रस्तुत कर रही हूँ। भाषा विज्ञान में एक अध्याय है भाषा की उत्पत्ति, अर्थात मनुष्य ने अपने जीवन में भाषा का प्रयोग कब शुरू किया। तो हम कह सकते हैं कि भाषा की उत्पत्ति का प्रश्न अनादिकाल से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। इस विषय पर अनेक विद्वानों ने अनेक मत प्रस्तुत किए हैं। उनमें पहला है दैवी उत्पत्ति सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार देवताओं ने मनुष्य के विचारों को आदान प्रदान करने के लिए भाषा प्रदान किया है, अर्थात जिस तरह ईश्वर ने मनुष्य, सरिता, पर्वत इत्यादि का निर्माण किया, उसी तरह मनुष्य को वाणी देते समय भाषा की उत्पत्ति भी कर दी। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत के 14 सूत्रों को महादेव के डमरू से निकला माना है। अधिकांश लोग संस्कृत को ही देववाणी के नाम से जानते हैं। यह सिद्धांत सबसे प्राचीन है, परंतु इस मत पर कई महत्वपूर्ण आक्षेप लगाए जाते हैं। प्रथम, यदि भाषा ईश्वर प्रदत्त है तो वह सभी प्राणियों की भाषा में अंतर क्यों? यदि विश्व के एक जाति के जानवर या पक्षी एक जैसी ध्वनि कर सकते हैं तो मनुष्य में इतना विभेद क्यों? अतः यह सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता। दूसरा है धातु सिद्धांत। इसे डिंग डोंग सिद्धांत भी कहते हैं। विभिन्न वस्तुओं के टकराने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे ही धातु सिद्धांत कहते हैं, अर्थात विभिन्न तरह के धातुओं अथवा लकड़ी या कांच आदि पर चोट लगने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उसी ध्वनि के आधार पर भाषा की उत्पत्ति मानी गई है। परंतु यह मत भी मान्य नहीं है, क्योंकि जिन भाषाओं में धातुएं हैं वे कृत्रिम या खोजे हुए हैं। तीसरा है ध्वन्यानुकरण सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य ने अपने आसपास के पशु पक्षियों आदि से होने वाली ध्वनियों के अनुकरण पर अपने लिए शब्द बनाए, फिर उसी आधार पर पूरी भाषा खड़ी हो गई। अतः कहा जा सकता है कि पशु पक्षियों अथवा अन्य जीवों के ध्वनियों के आधार पर भाषा की उत्पत्ति हुई, जिसे ध्वन्यानुकरण सिद्धांत कहते हैं। परंतु इस सिद्धांत के विरोध में कहा गया कि यदि मनुष्य पशु पक्षियों की ध्वनियों का अनुकरण करता तो वह पशु पक्षियों से निकृष्ट प्राणी सिद्ध होता, जबकि मनुष्य सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ तथा विकसित प्राणी है। चौथा है आवेश मनोभावाभिव्यक्ति सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार आरंभिक काल में मनुष्य विचार प्रधान नहीं बल्कि भाव प्रधान प्राणी था। अतः प्रसन्नता, विस्मय, दुख या घृणा आदि भाव प्राणी के मन में प्रकट होते तो भावावेश में उसके मुख से ओह, छी, आह, फाई आदि शब्द स्वतः ही निकल जाया करते थे। धीरे धीरे इन्हीं शब्दों से भाषा का जन्म हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रसन्नता, दुख तथा विस्मय आदि के कारण अचानक मुख से निकले शब्दों के आधार पर भाषा की उत्पत्ति हुई। परंतु इस सिद्धांत को मानने में अनेक कठिनाइयां हैं। जैसे आवेग ध्वनियां सभी भाषाओं में समान नहीं है, या भाषा चिंतन प्रधान होती है, भाव प्रधान नहीं। अगला है पांचवा श्रम ध्वनि सिद्धांत। इस सिद्धांत के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी क्रिया के साथ स्वभावतः होने वाली ध्वनि उस कार्य की बोधिका होती है। जैसे कपड़ा धोते समय धोबी, हियो तथा नाव खेते समय मल्लाह,
हैया शब्द कहते हैं। अर्थात कहा जा सकता है कि परिश्रम करते समय सांस की गति तेज होने के कारण जो ध्वनि निकलती है उसके आधार पर भाषा की उत्पत्ति मानी गई। यह सिद्धांत सर्वाधिक दोषपूर्ण कहा गया क्योंकि इन शब्दों का भाषा में कोई स्थान नहीं है। छठा है इंगित सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार भाषा की उत्पत्ति व्यंजक इंगितों द्वारा हुई होगी। आरंभ में ये इंगित आंगिक रहे होंगे और फिर आवश्यकता अनुसार ये ध्वन्यात्मक रूप धारण करते चले गए और भाषा का समर्थ रूप निर्मित हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि आंगिक चेष्टाओं से भाषा की उत्पत्ति हुई, परंतु विद्वानों ने इस सिद्धांत को नकार दिया। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कहा कि इस तरह से भाषा की उत्पत्ति की कल्पना निराधार है। सातवां है संगीत सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार मानव के संगीत से भाषा की उत्पत्ति हुई है। अर्थात आरंभिक काल में मनुष्य भावुक एवं संगीत प्रिय रहा होगा, अतः वह रिक्त समय में कुछ कुछ गुनगुनाता रहता होगा, जिसके फलस्वरूप भाषा की उत्पत्ति हुई होगी। चूंकि यह सिद्धांत अनुमान पर आधारित है, इसलिए यह सर्वमान्य नहीं हो सकता। आठवां है संपर्क सिद्धांत। इस मत के प्रवर्तक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जी रेवेज हैं। उनका कथन है कि आदिम मानव छोटे छोटे वर्ग या समाज में रहता था। वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए तरह तरह के संपर्क स्थापित करता होगा। संपर्कों के लिए स्पर्श का भी सहारा लेता होगा और साथ ही मुख से उच्चरित ध्वनियां भी सहायक रही होंगी। भाषा उसी का विकसित रूप है। नौवां है प्रतीक सिद्धांत। छोटे बच्चे जब बोलना प्रारंभ करते हैं तो उनके मुख से अनायास ही कुछ शब्द जैसे मामा, पापा इत्यादि निकल जाया करते हैं। इसी आधार पर भाषा की उत्पत्ति मानी गई, जिसे प्रतीक सिद्धांत कहते हैं। 10वां है समन्वय सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रवर्तक भाषा शास्त्री एनरी स्वीट हैं। उन्होंने कोई नया सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि उपर्युक्त सभी सिद्धांतों को एक जगह एकत्रित कर बताया कि भावाभिव्यंजक, अनुकरणात्मक तथा प्रतीकात्मक शब्दों से भाषा की उत्पत्ति हुई है, परंतु इससे भाषा की उत्पत्ति पर प्रकाश न पड़कर भाषा में पाए जाने वाले शब्दों का औचित्य ही सिद्ध होता है। अंत में निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि उपर्युक्त विवेचना से भाषा का प्रारंभिक रूप तो हमें अवश्य मिल जाता है, परंतु प्रश्न की ज्वलंतता में कोई फर्क नहीं पड़ता और गहन परिश्रम के पश्चात भी हम गंतव्य तक न पहुंचकर वहीं के वहीं अपने को खरा पाते हैं। धन्यवाद।